नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिमाइंड यूट्यूब चैनल के एक न्यू लेक्चर में। हमने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ख़त्म किया है सॉइल मैकेनिक्स, और आज हम नया एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएमसी। और बीएमसी में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सीमेंट है, आपका एग्रीगेट है, और सीमेंट, एग्रीगेट, कंक्रीट, लाइम, टिम्बर, ये सब चीज़ें हैं। तो आज उसमें से आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका सीमेंट। तो हम सीमेंट के डिफरेंट मतलब इंग्रेडिएंट्स को और बॉक्स कंपाउंड्स को, उनके यूजेज क्या हैं, और फिर टेस्ट और डिफरेंट टाइप के सीमेंट क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में आधा पोर्शन हम करेंगे और आधा पोर्शन हम कल के लेक्चर में करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सीमेंट। तो सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स को पहले हम देखते हैं कि सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं और उनको कितना कितना कंपोजिशन में रखना चाहिए एक अच्छे सीमेंट के लिए। तो और फिर डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइप के सीमेंट बनते हैं। तो इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को हम क्या करते हैं, कम ज़्यादा करके डिफरेंट नए सीमेंट बनाते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट हमारा जो होता है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो मेजर पोर्शन इसका होता है, वो होता है लाइम का। लाइम आपका होता है 62 to 67% के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट लाइम ही है, तो लाइम आपका होता है 62 to 67% के बीच में होता है। ये आपका इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ और साउंडनेस इम्पार्ट करता है। लेकिन यदि यही एक्सेस में हो जाए तो ये अनसाउंडनेस देने लगता है। अनसाउंडनेस या साउंडनेस क्या होती है? अनसाउंडनेस क्या है? ये डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अनसाउंडनेस होता है कि यदि आप सॉइल में वाटर ऐड करते हैं, तो सॉइल नहीं मतलब सीमेंट में यदि आप वाटर ऐड करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है, जब एक्सेसिव वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सेसिव वॉल्यूम का इंक्रीज होता है, तो उसी को हम बोलते हैं अनसाउंडनेस, कि आपका सीमेंट आपका अनसाउंड है। तो उसी चीज़ की प्रॉपर्टी अनसाउंडनेस। तो हमारे में जो आपका सीमेंट है वो साउंड होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए। तो यही आपका कि यदि एक्सेस में होगा तो अनसाउंड बना देगा, और डेफिशिएंसी में होगा तो क्या होगा, डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और क्विकली सेट होने लगेगा। लेकिन आपको याद क्या करना था, क्या इम्पार्ट करता था और क्या एक्सेस में होने से क्या होता है। बाकी वाला कम इम्पॉर्टेंट है। बाकी सिल्का पे चलते हैं। सिल्का होता है आपका 17 से 25% के बीच में। सिल्का 17 से 25% के बीच में। और ये क्या इम्पार्ट करता है? ये इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है सिल्का। और यदि आप इसको एक्सेस में कर दोगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा और का सेटिंग टाइम आपका जो होता है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिलिका का। अब तीसरा आपका जो होता है, तीसरा होता है एल्यूमिना। एल्यूमिना होता है 3 से 8% के बीच में। एल्यूमिना 3 से 8% के बीच में। और ये इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी जो सीमेंट की होती है, क्विक सेटिंग, ये क्विक सेटिंग को इम्पार्ट करता है। और यदि एक्सेस में हुआ तो वीकनिंग करने लगता है। और इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट क्या है कि एक्ट करता है फ्लक्स के रूप में। तो सिल्का का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि ये क्विक सेटिंग करवाता था, क्विक सेटिंग। ठीक है, और उसके बाद आपका हो गया कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट होता है आपका 3 से 4% के बीच में। तो सेटिंग और हार्डनेस की भी, जैसे सेटिंग होता है, एक होता है रैपिड हार्डनिंग, एक होता है रैपिड सेटिंग। तो सेटिंग का मतलब होता है इनिशियल सेटिंग टाइम से रिलेटेड है, कि कितना जल्दी वो सेट हो जा रहा हो, मतलब अपनी प्लास्टिसिटी कितना जल्दी लूज कर रहा है, ये होता है आपका सेटिंग। और हार्डनिंग आपका होता है कि स्ट्रेंथ कितना जल्दी गेन कर रहा है, ये होता है हार्डनिंग। ये दो चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि आगे भी यूज होंगे। तो सेटिंग मतलब होता है कि वो अपनी प्लास्टिसिटी कितना जल्दी लूज कर रहा है, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम से ये रिलेटेड है। और आपका जो हार्डनिंग है, हार्डनिंग आपका स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, कितना जल्दी आपका स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। तो ये चीज़ें हो गई। और अब एल्यूमिना क्या इम्पार्ट कर रहा है? एल्यूमिना 3 से 8% के बीच में होता है, इम्पार्ट करता है क्विक सेटिंग। उसके बाद आपका चौथा इंग्रेडिएंट है, वो है 3 से 4% के बीच में होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को आप देखे होंगे जिप्सम के फॉर्म में, कि जिप्सम होता है क्या? जिप्सम आपका होता है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम होता है CaSO4 × 2H2O। और इसी की तरह एक आपका एक और इंग्रेडिएंट होता है जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 × 1/2H2O। लेकिन ये वाला क्या है? CaSO4 × 2H2O, जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट इसी के फॉर्म में ऐड किया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट होता है 3 से 4% के बीच में। ऐड किया किस लिए किया जाता है? ऐड किया जाता है ये इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, या इसको ये भी बोल सकते हो कि फ्लैश सेटिंग को रोकने के लिए। मतलब कि जैसे आप कहीं दूर से RMC आपका कहीं दूर से आ रहा है आपका साइड पे, तो बीच में उसको एक टाइम चाहिए ना, उसको भी टाइम चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। और साथ साथ ये भी चाहिए कि यदि आप अपने साइड पे भी बना रहे हैं आपका, तो उसके लिए उसको प्लेसिंग करने के लिए, मतलब उसको मिक्स करने के लिए, फिर प्लेस करने के लिए, वहाँ पे ले जाने के, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, इन सब में टाइम लगता है ना। तो उस टाइम को क्या कहते हैं कि बहुत जल्दी ना सेट हो जाए, उसको एक प्रॉपर टाइम मिले, ताकि आपको भी मौका मिले कि आप अपना काम सही से कर सकें, उस काम को सही से अंजाम दे सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यदि आपको इनिशियल सेटिंग टाइम को ज़्यादा की ज़रूरत है, आपको रिक्वायरमेंट कि आप ज़्यादा रख सकें, तो
तो आप क्या करते हैं, उसको ज़्यादा कैल्शियम सल्फेट वाला, मतलब ज़्यादा जिप्सम वाला आप सीमेंट लेंगे। तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है 3 से 4% के बीच में होता है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये इम्पार्ट करता है, यानी कि इंक्रीज करता है इनिशियल सेटिंग टाइम को, यानी कि फ्लैश सेटिंग को ये रोकता है। ठीक है। अब जो उसके बाद जो नीचे वाले हैं ये उतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी है कि भाई आयरन ऑक्साइड है तो क्या करेगा, ये रेडिश ब्राउन शेड देगा। ठीक है। आयरन से आपको समझ में आई जा रहा होगा, आयरन है तो इसका मतलब रेडिश ब्राउन शेड है। और 3 से 4% के बीच में ये भी रहता है, और ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी देता है, जो कि हमें यहाँ बहुत ज़्यादा इससे डिजायरेबल नहीं है। हमें आयरन ऑक्साइड इसलिए नहीं डालते हैं कि स्ट्रेंथ और हार्डनेस मिलेगा, आयरन ऑक्साइड उसमें रहता है, इसलिए इसकी वजह से रेडिश ब्राउन शेड मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका 1 से 3% के बीच में होता है, ये भी वही स्ट्रेंथ और हार्डनेस देता है, लेकिन मेन इसका जो काम है वो क्या है, जो पूछता है हमें कि ये येलोइश शेड देता है, मतलब उसका कलर जो होता है येलोइश शेड देता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसके बाद एक है जो सल्फ़र क्या है, सल्फ़र वैसे तो हमारा होना नहीं चाहिए, लेकिन आप जो ऊपर के इंग्रेडिएंट लेते हैं उसी में रहता है, तो उसकी वजह से आ जाता है। तो सल्फ़र को हमें लिमिट करना 1 से 3% के बीच में, 1 से 3% के बीच में लिमिट करना। और इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी आती है ये हमें डिजायरेबल नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है अनसाउंडनेस के लिए, यानी कि आपके सीमेंट को अनसाउंड बना रहा होता है। तो अनसाउंडनेस हमने बता दिया था कि एक्सेसिव चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग, ये होता है आपका अनसाउंडनेस। तो सल्फ़र आपका रिस्पॉन्सिबल होता है अनसाउंडनेस के लिए, इसलिए इसको हमें लिमिट करना 1 से 3% के बीच में। जैसे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी लिमिट करना 1 से 3% के बीच में, येलोइश शेड दे रहा था। आयरन ऑक्साइड को भी हमें 3 से 4% के बीच में लिमिट करना है, कलर रेडिश शेड दे रहा था। और अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी अनसाउंडनेस देता है, यदि एक्सेस में हो जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी अनसाउंडनेस देता है। और सल्फ़र यदि एक्सेस में हो जाए, मतलब अनसाउंडनेस तो दे ही रहा था, उसके बावजूद यदि एक्सेस में हो जाए तो फिर तो क्या होगा, फिर तो बंटाधारी कर देगा। फिर क्या हो जाएगा, ये आपका जो हार्डन स्ट्रक्चर में भी क्रैक डेवलप हो सकता है सल्फ़र की वजह से। और एल्कलीज क्या हैं, एल्कलीज भी आपके हार्मफुल ही हैं। एल्कलीज क्या होते हैं, इसको हमें लिमिट करना 0.2 to 1% के बीच में, 0.2 to 1% के बीच में आपको लिमिट करना है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है एफ्लोरेसेंस और स्टेनिंग। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, एफ्लोरेसेंस होता है कि यदि आपका ये एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं, एल्कली साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं यदि आपके सीमेंट में, तो आपके सीमेंट में प्रेजेंट है या आपका ब्रिक में भी ये चीज़ आएगा। तो यदि प्रेजेंट है एल्कली साल्ट्स तो क्या होगा, जब वाटर आएगा तो फिर जब वाटर आपका इसको सॉल्ट को लेके बाहर निकला, वाटर सॉल्ट को लेके जब बाहर निकला तो वाटर तो उड़ जाएगा, लेकिन वो सॉल्ट क्या होंगे, ऊपर सरफेस पे वाइट पैचेज के रूप में जम जाएंगे। उसी को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस या स्टेनिंग, जो कि आपको उसमें देखने को मिलेगी, क्या कहते हैं, ब्रिक में भी मिलेगी, यहाँ भी मिलती है। तो दोनों में ये थी प्रॉपर्टी। ठीक है। तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लाइम आपका होना चाहिए 62 to 67% के बीच में। प्रॉपर्टी क्या इम्पार्ट कर रहा था, ये स्ट्रेंथ और साउंडनेस। एक्सेस में हो जाएगा तो अनसाउंडनेस। सिलिका आपका होता 17 से 25% के बीच में। सिलिका आपका क्या इम्पार्ट कर रहा था, स्ट्रेंथ। यदि एक्सेस में हो जाए स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। उसके बाद आ गया आपका एल्यूमिना आपका होता 3 से 8% के बीच में। एल्यूमिना आपका देता है क्विक सेटिंग, तो क्विक सेटिंग देता है और एक्ट एज ए फ्लक्स, और ज़्यादा हो गया तो वीकनिंग कर देता है। और कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट आपका होता है 3 से 4% के बीच में। ये इंक्रीज करता है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम को, यानी कि फ्लैश सेटिंग को रोकता है। उसके बाद हो गया आपका आयरन ऑक्साइड हो गया 3 से 4%, जो कि आपका देता है स्ट्रेंथ और हार्डनेस, कलर देता है रेडिश ब्राउन शेड। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका होता है 1 से 3% के बीच में। ये आपका देता है स्ट्रेंथ और हार्डनेस, और कलर आपका देता है येलोइश शेड। और यदि आपका ज़्यादा हो गया तो अनसाउंडनेस। सल्फ़र आपका 1 से 3% के बीच में होता है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है अनसाउंडनेस के लिए, और ज़्यादा हो गया तो क्रैक हो जाएगा आपका हार्डन स्ट्रक्चर में। एल्कली को आपको लिमिट करना 0.2 to 1% के बीच में, ये फ्लोरेसेंस और स्टेनिंग देता है। तो आपके देखोगे ये सारी चीज़ें हो गई। इसको मैंने डबल बार इसलिए रिपीट कर दिया क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपके प्रॉपर्टीज़ में यूज होगा डायरेक्टली, क्योंकि ये आपको ध्यान रहना चाहिए टेबल। आगे आपको ये जो डिफरेंट टाइप के सीमेंट होंगे वहाँ भी ये यूज होगा डायरेक्टली। तो अब देखो आपको अनसाउंडनेस के लिए 3 चीज़ें आ गई हैं। एक लाइम आपका अनसाउंडनेस दे रहा था, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड अनसाउंडनेस दे रहा था, और एक आपका अनसाउंडनेस दे रहा था सल्फ़र। तो सल्फ़र, मैग्नीशियम ऑक्साइड और लाइम 3 अनसाउंडनेस दे रहे थे। ये आगे फिर अभी यूज होगा टेस्ट में। अब इन इंग्रेडिएंट्स को हम यदि इंटरग्राइंड करते हैं, मतलब इन इंग्रेडिएंट्स की एकदम ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंड करके छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में बदलते हैं, ग्राइंड करके फिर हम बर्निंग करते हैं। बर्निंग करके हमारा जो बनता है, बर्निंग होता है 1400 से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्निंग होता है। 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्निंग होगा,
तो फिर ये चार तरह के, ये चार जो नीचे दिए हैं, चार तरह के बॉक्स कंपाउंड फॉर्म होंगे। इन बॉक्स कंपाउंड की फिर स्टडी करते हैं हम। उसमें डीप में नहीं जा रहे हैं कि कैसे बनता है, ड्राई मेथड होता है, वेट मेथड होता है, ये ज़्यादा पूछा नहीं गया, कहीं पूछा ही नहीं गया सही बात तो इसलिए हम इसको उस पर जोर नहीं दे रहे हैं कि क्या उसमें प्रोसेस है। कहीं आपको ज़्यादा इसमें पढ़ना हो तो उसको देख लीजिएगा, बाकी कहीं पूछा नहीं गया। ये बॉक्स कंपाउंड पूछे जाते हैं। तो बॉक्स कंपाउंड में क्या है, अब बॉक्स कंपाउंड चार तरह के मिलते हैं। कौन कौन से बॉक्स कंपाउंड हैं? पहला होता है आपका C3S। C3S को बोलते हैं हम तुम्हारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और C2S, C2S आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट। उसके बाद आ जाएगा C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ये चार बॉक्स कंपाउंड आपको मिलते हैं, ठीक है। और नाम भी इसका होता है, C3S का आपका नाम होता है एलाइट, मतलब ABC और उसके बाद है ABC और F है, ठीक है। एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट, यही ना, हाँ। तो C3S का आपका होता है एलाइट और C2S का होता है बेलाइट, C3A का होता है सेलाइट और C4AF का होता है फेलाइट, यही होता है। चौथे वाले का मैं श्योर नहीं हूँ, वैसे यही होता है, वैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो ठीक है। तो C3S का हम देखते हैं। C3S का देखते हैं। C3S जो आपका होता है बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी, मतलब सबसे अच्छी जो सीमेंटियस प्रॉपर्टी होती है, जो सीमेंट में इम्पार्ट होती है, वो होती है C3S की वजह से, इसलिए C3S का प्रोपोर्शन भी ज़्यादा है। C3S का प्रोपोर्शन आपको रखना है 45 से 65% के बीच में। मतलब डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट में डिपेंड करेगा कहाँ से कहाँ तक रखना है, कितना रखना है, लेकिन 45 से 65% के बीच में आपका होना चाहिए। C3S 45 to 65% के बीच में ये बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी देता है। तो होता क्या है, ये आपका हाइड्रेशन इसमें होता है, इसका हाइड्रेशन होता है विदिन ए वीक। तो विदिन ए वीक मतलब एक वीक के अंदर इसमें हाइड्रेशन होता है, मतलब पूरा एक वीक लग जाता है इसको हाइड्रेट होने में, मतलब स्ट्रेंथ गेन करने में। यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो 7 डे आपका 3 डे 7 डे स्ट्रेंथ है, ये C3S की वजह से आता है, क्योंकि ये 1 वीक में हाइड्रेशन में जाता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। इसलिए यूज कहाँ होगा, अर्ली स्ट्रेंथ का है, इसलिए यूज होगा आपका कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में आपका यूज होगा प्री फैब्रिकेशन वर्क में होगा। प्री फैब्रिकेशन वर्क में आपका प्री फैब्रिकेशन आपका पहले से, मतलब कि प्री मोल्डेड आपके मतलब कि मोल्ड आपका पहले से बना हुआ, उसमें यदि आपको कास्टिंग करनी है तो उस मोल्ड को हमें क्या होता है, फ्रिक्वेंट यूज करना होता है ना, जल्दी जल्दी खाली हो मोल्ड, ताकि फिर और हम कास्ट कर सकें। इसके लिए क्या होता है, स्ट्रेंथ जल्दी रिटेन करना चाहिए उसको, जो आप चीज़ कास्ट कर रहे हैं, जो आप कंक्रीट कास्ट कर रहे हैं। तो इसलिए क्या प्री फैब्रिकेशन वर्क में भी ये यूज होगा। कोल्ड वेदर में क्या होता है, कोल्ड वेदर में जब टेम्परेचर कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर भी तो आपको रिएक्शन को डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर कम होता है तो हाइड्रेशन स्लो होता है। तो अब उसी को आप कंपनसेट करने के लिए क्या करो, C3S को बढ़ा दो, तो फिर आपका कंपनसेट हो जाएगा। और भी चीज़ों में वैसे ही, जैसे पेमेंट कंस्ट्रक्शन में आपको जल्दी क्या होता है यूज करना चाहिए, यूज करने के लिए आपको जल्दी चाहिए पेमेंट में, या उसका रिपेयर वर्क कर रहे हो, जल्दी आपको खोलना है रोड, तो उसमें क्या होगा, आपको जो ऐसा सीमेंट यूज करोगे कि जल्दी से स्ट्रेंथ आपका गेन कर ले, या स्पीडी कंस्ट्रक्शन है। तो इसीलिए आपका यूज भी उसी हिसाब से है कि ये अर्ली स्ट्रेंथ दे रहा था, 1 वीक वाली स्ट्रेंथ दे रहा था, इसलिए कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में यूज होगा, प्री फैब्रिकेशन वर्क में यूज होगा, पेमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज होगा, रिपेयर इमरजेंसी में यूज होगा, और स्पीडी कंस्ट्रक्शन में यूज होगा। तथा एक और प्रॉपर्टी ये जो देता है, एक और प्रॉपर्टी क्या देता है, ये फ्रोस्ट एक्शन, फ्रोस्ट एक्शन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है। तो फ्रोस्ट एक्शन क्या होता है भाई, फ्रोस्ट एक्शन ये होता है कि यदि आपका जैसे सॉइल वगैरह है, सॉइल में ही जैसे फ्रोस्ट एक्शन आपको आप देखें, या इस सीमेंट में ही देखें, तो फ्रोस्ट एक्शन ये होता है कि आपका कहीं वाटर प्रेजेंट है, तो आपका बहुत, जब आपका एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है, तो लो टेम्परेचर में क्या होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके बदल सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आपके बदल सकते हैं आपके बर्फ़ में, यानी कि आइस में। और आइस का वॉल्यूम जो होता है वाटर के वॉल्यूम से कम होता है, मतलब ज़्यादा होता है। आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, तो ये वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, वो वॉल्यूम जब एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, क्रैक डेवलप कर सकता है ना, तो यही होता है आपका फ्रोस्ट एक्शन। तो ये इंक्रीज करता है रेसिस्टेंस अगेंस्ट फ्रोस्ट एक्शन। अब उसके बाद दूसरा आपका क्या है, ये तो C3S का होगा कि भाई बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी है, 45 से 65% रखना है, विदिन ए वीक हाइड्रेशन में जाएगा और रिस्पॉन्सिबल होगा अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। दूसरा आपका है C2S। तो C2S आपका होता है 15 से 35% के बीच में, 15 से 35% के बीच में। इसका मतलब क्या होगा, शुरुआत के दो ही 80% हो गए लगभग, क्योंकि 45-35 80 और 65-15 80, ठीक है। तो C2S आपका 15 से 35% के बीच में होता है। ये अंडरगो करता है हाइड्रेशन विदिन ए ईयर, ये मतलब 1 साल लग जाता है इसको पूरा हाइड्रेशन इसको होने में। तो यानी ये आपका रिस्पॉन्सिबल है प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, मतलब जो आपको जो लेट स्ट्रेंथ मिल रहा है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ मिल रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप कहाँ पे, या प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ या उसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। अब इसका एक चीज़ ये होता है कि इसमें क्या होता है, आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होता है।
स्ट्रेंथ तो आपका धीरे धीरे हाइड्रेट हो रहा है। तो हाइड्रेशन जो आपका होता है सीमेंट का, उस हाइड्रेशन के प्रोसेस में हीट भी इवॉल्व होता है, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट इवॉल्व होता है। तो C2S में ये हीट इवोल्यूशन क्या है, सबसे कम है, जैसे अभी उसको भी देखेंगे हम। तो हीट इवोल्यूशन भी कम है और ये प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहा है। तो जहाँ पे हमें क्या होता है, बहुत टाइम तक कंस्ट्रक्शन चलता है और हीट आपको बहुत कम चाहिए, हीट कम चाहिए ताकि क्रैक न डेवलप हो। और जहाँ बहुत ज़्यादा मास कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा कंक्रीट जहाँ पे यूज हो रही है, मास कंक्रीटिंग हो रही है, जहाँ पे जैसे कि आपका डैम हो गया, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गया, ब्रिजेज हो गए, इन सब जगहों पे जहाँ पे बहुत मैसिव कंक्रीट यूज हो रहा है, तो वहाँ पे यदि आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा हीट इवॉल्व हो रही है, तो क्या होगा, ज़्यादा हीट इवॉल्व हो गई तो उसकी वजह से, एक्सपेंशन की वजह से क्रैक डेवलप हो सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो आप डैम और ब्रिज और इन सब में, आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में ये तो नहीं जाएंगे क्रैक डेवलप होगा, सीपेज होगा, पूरा आपका स्ट्रक्चर ही फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो वहाँ सब यूज होता है, वहाँ पे यूज होता है, या तो आपका वहाँ पे C2S वाला प्रोपोर्शन जो होता है मेजर रोल प्ले करता है, वहाँ पे C2S यूज होता है। C2S मतलब उसमें ज़्यादा चाहिए। अब इसके लिए फिर C2S जहाँ ज़्यादा होता है उसके लिए फिर डिफरेंट सीमेंट में है, जो आपको हमको टाइप ऑफ सीमेंट में पढ़ेंगे। तो C2S फिर क्या हो गया, C2S का यूज हो गया आपका, क्योंकि प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहा था आपका विद इन ईयर, तो इसलिए ये यूज होगा आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में होगा, ब्रिजेज में होगा और डैम में होगा। और ये इंक्रीज करता है रेसिस्टेंस अगेंस्ट एक्शन ऑफ केमिकल्स, जो आपके केमिकल के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है उसको ये इंक्रीज करता है, C2S। उसके बाद हम आते हैं, तीसरा बॉक्स कंपाउंड आपका है C3A। C3A आपका मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये आपका होता है 4 से 14% के बीच में, 4 से 14% के बीच में होता है C3A, ठीक है। और ये आपका हाइड्रेशन जाता है विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 के आवर के अंदर इसका हाइड्रेशन हो जाता है। यानी कि आपका जो फ्लैश सेटिंग होता है, फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है C3A, फ्लैश सेटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि आपका C3A बहुत ज़्यादा हुआ, तो C3A बहुत ज़्यादा आपका हो गया, तो जो रेसिस्टेंस अगेंस्ट सल्फ़र है, सल्फ़र आपका क्या कर रहा था, अनसाउंड बना रहा था आपका सीमेंट को, तो अनसाउंड बना रहा था, यानी कि वही यदि C3A ज़्यादा हुआ तो ये उसके अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस है, सल्फ़र के अगेंस्ट रेसिस्टेंस जो है सीमेंट का, उसको ये कम करता है। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो आपका, देखो आपका C3A जो आपका है 24 घंटे के अंदर हाइड्रेशन में जा रहा है, बहुत तेज़ी से हाइड्रेट कर रहा है। इसका मतलब क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन में जो होगा उसका इवोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, इसमें मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है C3A में, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। उसके बाद चलते हैं हम C4F में। C4F आपका होता है 10 से 18% के बीच में, 10 से 18% के बीच में होता है। और इसकी प्रॉपर्टी भी लगभग ऐसी होती है C3A की जैसी, क्योंकि ये भी 24 घंटे के अंदर हाइड्रेशन में जाता है, फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये ज़्यादा C4F होता है तो लेस रेसिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर होता है। यानी कि लास्ट के 2 के प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, लेकिन क्या है कि C4F जो होते हैं इसकी पुअर सीमेंटियस प्रॉपर्टी होती है। पुअरेस्ट मतलब कि सबसे ख़राब सीमेंटियस प्रॉपर्टी है, ज़्यादा कोई एक बाई प्रोडक्ट है, लेकिन ये कोई इसका यूज नहीं है, कोई आपका इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में यूज नहीं कर रहा है, कोई इसका इंजीनियरिंग में कोई इसका यूज नहीं है, तो इसलिए C4F की पुअरेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसको वैसे रखेंगे। भाई चल तू साइड से हो, ठीक है। तो अब इसको मैं एक बार देख लेते हैं कि भाई इन चारों में किसके स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है। तो स्ट्रेंथ तो सबसे अच्छा क्या होगा, स्ट्रेंथ सबसे अच्छा होगा C3S का, जिसकी बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी थी C3S का। सेकंड नंबर पे आएगा C2S और थर्ड नंबर पे आएगा C3A। पहले पे C3S, दूसरे पे C2S, तीसरे पे C3A और चौथे नंबर पे, लास्ट नंबर पे आएगा C4F। ये हो गया स्ट्रेंथ का। अब आ जाते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कितनी तेज़ी से हाइड्रेट कर रहा है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन में आपका C4F पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद आएगा C3A, उसके बाद आएगा C3S और लास्ट में आएगा C2S। C2S में सबसे लीस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन है, ठीक है। यानी कि सबसे तेज़ रेट ऑफ हाइड्रेशन C4F, उसके बाद C3A, उसके बाद C3S, उसके बाद C2S। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आंसर आपका C3A दे देता है। वो इसलिए दे देता है क्योंकि C4F का क्या होता है, C4F को काउंट ही नहीं करते, मतलब मानते हैं कि इसकी भाई सीमेंटियस प्रॉपर्टी ख़राब है, तो फिर C3A वाले को ही हम C3A, C3S, C2S में ही कंपैरिजन मानते हैं। तो उसके हिसाब से फिर रेट ऑफ हाइड्रेशन आपका C3A का ज़्यादा होते दिखा देते हैं। तो ये भी कहीं के क्वेश्चन में रहता है। उसके बाद आते हैं हम मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किस में निकल रहा है फाइनली सबसे ज़्यादा, मतलब पूरा टोटल, मतलब अमाउंट है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना ज़्यादा निकल रहा है, वो किस किस में क्या रैंकिंग है उसकी। ये है कि सबसे ज़्यादा निकलेगी C3A की, उसके बाद निकलेगी C3S की, पहले C3A की, उसके बाद C3S की, उसके बाद C4F की, और सबसे कम निकलेगी आपके C2S की। तो C2S में क्या है आपका स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ में आपका सेकंड नंबर पे था और हीट ऑफ हाइड्रेशन में आपका लास्ट नंबर पे है, ठीक है। ये टेबल आपको
याद रहनी चाहिए रैंकिंग, और आपका बॉक्स कंपाउंड भी याद रहनी चाहिए, और आपकी इंग्रेडिएंट भी याद रहने चाहिए। ये दोनों टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। अब ये देखते हैं कि भाई आपको जैसे ये सब तो हो गया। अब सीमेंट को हम सीमेंट में क्या करोगे, सीमेंट में आपका सैंड मिलाओगे, वाटर मिलाओगे, यदि मोर्टार बनाना है। यदि आपका कंक्रीट बनाना है तो आपको सीमेंट के साथ आपको लगेगा फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, और उसके बाद आपका एडमिक्सचर मिलाना तो एडमिक्सचर मिला दो, और फिर वाटर मिला दोगे। ये सब चीज़ें करोगे। और फिर उसमें क्या होता है कि भाई वाटर कितना रिक्वायर्ड है, तो आपका जो वाटर रिक्वायर्ड होता है सीमेंट के लिए, सीमेंट को कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, मतलब कुछ क्वांटिटी होगा ना कि इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो सीमेंट के लिए जो होता है 23% वाटर बाई वेट, 23% वाटर बाई वेट, ये तो रिक्वायर्ड होता है फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। ये होता है मतलब उसके केमिकल रिएक्शन को पूरा होने के लिए 23% वाटर बाई वेट रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। लेकिन होता क्या है कि 15% वाटर है आपका, यदि आपको इतने, अब मान लो आपने क्या कहा कि भाई मैं 23% ही डालूंगा, तो इससे क्या होता है, उसमें होता क्या है कि एक्चुअल में 15% वाटर जो आपका होता है वो इंट्रैप्ट हो जाता है वाइड में, वो इंट्रैप हो जाता है वाइड में, मतलब वाइड में फंसा रह जाता है एज ए जेल वाटर। वो जेल वाटर होता है, फिर वो आपका वेपोराइज नहीं होता है। जेल वाटर आपका वेपोराइज होगा नहीं, तो उसकी वजह से कोई गैप भी नहीं क्रिएट होता है। लेकिन वो क्या होता है कि वो 15% यूज नहीं होगा फिर आपका हाइड्रेशन में। तो आपको क्या होगा, उस 15% के अलावा आपको उसके ऊपर 23% देना है ना, क्योंकि फिर ये तो 15% को यूज नहीं है, आपको 23% चाहिए था, तो इसके ऊपर 23% चाहिए, क्योंकि 23% तो आपका लगना ही लगना है हाइड्रेशन के लिए, और ये 15% आपका जेल वाटर में जाएगा। तो आपका जो टोटल वाटर रिक्वायर्ड बन जाएगा वो आपका रिक्वायरमेंट आ जाएगी 38%। तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट आपकी होती है 38% होती है, ठीक है। यानी वाटर बाई सीमेंट रेशियो 0.38 होनी चाहिए। ये एक मतलब ऐसी वैल्यू है, जरूरी नहीं हमेशा 0.38 ही हो, लेकिन एक वाटर बाई सीमेंट रेशियो 0.38 से कम होता है, 0.38 से ज़्यादा होता है, तो दोनों ही केस में स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। कैसे डिक्रीज होता है ये देखते हैं। यदि आपका वाटर सीमेंट रेशियो 0.38 से कम है, तो 0.38 से कम है तो क्या होगा, 15% वाटर तो आपका पहले से चला गया था वाइड में। अब आपका जो 0.38 से कम था, मान लीजिए 0.35 था, तो क्या होगा 0.2, मतलब 20% वाटर ही मिला आपको कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, जबकि उस पर कंप्लीट होगा नहीं हाइड्रेशन, तो आपका हाइड्रेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो आपका लेस देन 0.38 है तो आपका कंप्लीट हाइड्रेशन नहीं होगा। और वही वाटर सीमेंट रेशियो आप ग्रेटर देन 0.38 है, तो ग्रेटर देन 0.38 में भी स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। कैसे होता है, इस तरह से होता है कि आपका 38% चाहिए था, अब 15% वाइड में चला गया, 23% कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए जो बचा, अब जो उसके अलावा जो वाटर बचा, वो वाटर क्या बचेगा, वो वाटर जो बचेगा वो तो आपका टाइम के साथ क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। टाइम के साथ इवेपोरेट हो जाएगा, तो उस वाटर ने जो वाइड घेरा था, वो वाइड अब क्या होंगे, पोरस वाटर, वो वाइड छूट जाएगा, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर पोरस हो जाएगा। स्ट्रक्चर पोरस हो गया, नेट सेक्शन एरिया आपका क्या हो गया, नेट सेक्शन एरिया डिक्रीज हो गया। तो नेट सेक्शन एरिया डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो गया जब, ठीक है। तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ इसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है। अब ये चीज़ें हो गई। अब ये देखते हैं भाई 1 बैग सीमेंट में कंटेंट कितना होता है। जो आपका 1 बैग सीमेंट आता है उसका स्टैंडर्ड वेट आपका होता है 50 kg, वो आपका 50 kg का बैग होता है। और 1 मीटर क्यूब सीमेंट जो होता है उसमें 30 बैग आएंगे, मतलब 1 मीटर क्यूब सीमेंट में आपका 30 बैग भरा जा सकता है। तो 1 मीटर क्यूब सीमेंट में 30 बैग भरा जा रहा है, एक बैग का आपका वेट है आपका 50 kg, तो आपका इसका बल्क डेंसिटी कितनी हुई, तो बल्क डेंसिटी जो सीमेंट की होती है वो होती है 1500 kg पर मीटर क्यूब। 1500 kg पर मीटर क्यूब बल्क डेंसिटी इसकी होती है, वो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1500 kg पर मीटर क्यूब इसकी बल्क डेंसिटी होती है। और इसकी सॉलिड की डेंसिटी कितनी होती है, सीमेंट सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो होती है 3150 kg पर मीटर क्यूब, 3150 kg पर मीटर क्यूब इसकी होती है डेंसिटी ऑफ सीमेंट सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सीमेंट सॉलिड आपकी होती है 3150 kg पर मीटर क्यूब। 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार पूछा गया है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकल जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 3.15 हो जाएगी। ये तो सिंपल ही हो गया। अब वॉल्यूम कितना होता है एक बैग सीमेंट का, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है आपका 35 लीटर, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है 35 लीटर, ठीक है। और अब कौन कौन से, अब सीमेंट में भी होता है, बहुत तरह के सीमेंट होते हैं। एक सीमेंट जो अभी यहाँ पे बता रहा हूँ वो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसके 3 ग्रेड आपके जो यूज होते हैं ज़्यादातर आपके सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या पोजुलोना पोर्टलैंड सीमेंट, ये PPC या OPC रहता है। तो जब आपका OPC होता है, OPC के 3 ग्रेड मिलते हैं। OPC के 3 ग्रेड जो इंडिया में मिलते हैं वो होता है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड, 33, 43 और 53। अब ये ग्रेड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेड रिप्रेजेंट करते हैं उनका कि वो 28 डे के बाद कितना स्ट्रेंथ दे रहे होंगे, मतलब एक क्यूब उसका जो होगा,
मतलब जब इसका क्यूब कास्ट करके स्ट्रेंथ निकालोगे तो 28 डे के बाद कितना स्ट्रेंथ दे रहा होगा, ये होता है आपका OPC, मतलब इसका होता है ग्रेड, मतलब 33 अब ये 33 न्यूटन पर mm² या 43 न्यूटन पर mm² या 53 न्यूटन पर mm², ये होता है उसका मतलब। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते कैसे हैं ये यहीं बता देते हैं, क्योंकि आगे टेस्ट पे चल रहे हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट जो आपका निकाला जाता है, ये निकाला जाता है ली चैटेलियर्स फ्लास्क से। ली चैटेलियर्स का एक फ्लास्क होता है, ली चैटेलियर्स फ्लास्क, उससे निकाला जाता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये आपका अपरेटस याद रखो, इसका टेस्ट का याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं हम टेस्ट पे। अब टेस्ट बचा है, टेस्ट पे चलते हैं। ठीक है, 25 मिनट हो गए, तो टेस्ट हम ख़त्म करते हैं 10 मिनट में। तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में क्या है, हमें मेनली 3-4 टेस्ट करने हैं। तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में पहला टेस्ट आपका जो है वो होता है फाइनेस टेस्ट। ठीक है, तो पहला टेस्ट आपका होता है फाइनेस टेस्ट। तो फाइनेस टेस्ट किस लिए होता है कि कितना फाइन है, मतलब हम इसमें चेक करते हैं इसको कि करने के लिए कि प्रॉपर ग्राइंड हो रखा कि नहीं, मतलब या ज़्यादा बड़ा तो नहीं है या ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए पार्टिकल और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, यानी प्रॉपर ग्राइंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि ग्राइंडिंग से ये होता है पार्टिकल साइज जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ हाइड्रेशन को। क्योंकि ज़्यादा छोटा पार्टिकल होगा तो आपका क्या होगा, ज़्यादा छोटा पार्टिकल होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा, ये तो सीधे सिंपल केमिस्ट्री है। और जब ज़्यादा बड़े पार्टिकल होंगे सरफेस एरिया आपका कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वो रिएक्ट धीरे करेगा। तो वही चीज़ है। तो बाई ग्राइंडिंग क्या होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन भी इंक्रीज होता है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, और वो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है तो आपका अर्ली सेटिंग भी होगी। और यदि आपका छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे तो कोहेसिवनेस भी बढ़ती है। तो आपने सॉइल में भी देखा होगा कि फाइन पार्टिकल्स कोहेसिव होते हैं, बड़े पार्टिकल्स आपके जो होते हैं कोहेजनलेस होते हैं। तो यानी कि आपके छोटे पार्टिकल्स यदि होंगे तो कोहेसिवनेस ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ेगा। तो कोहेसिवनेस बढ़ेगा तो आपका रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन भी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन भी बढ़ेगा, जो कि अच्छा वेलकम मूव है। और उसके बाद ये छोटा रहेगा तो एक चीज़ ये भी आ जाएगा, एक ये जो कि ड्रॉबैक रहेगा कि एल्कलीज के साथ भी रिएक्शन बढ़ेगा। क्योंकि तुम्हारा बाकी रिएक्शन भी बढ़ रहे हैं तो एल्कलीज भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो रिएक्शन विद एल्कलीज भी आपका इंक्रीज होगा। और उसके साथ साथ अब एक चीज़ और आएगा, प्री हाइड्रेशन भी इंक्रीज होगा। तो प्री हाइड्रेशन क्या होता है कि जब हम सीमेंट को ला के रखते हैं अपने घर, स्टोर पे या रखते हैं या घर पे रखते हैं, तो स्टोर उसमें होता क्या है कि ये आपका एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, तो वो मॉइस्चर क्या होता है, ये जब सॉइल मतलब क्या कहते हैं सीमेंट पार्टिकल अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, हाइड्रेशन स्टार्ट होगा कुछ उसका। तो उस समय जो हाइड्रेशन आपका हो जाता है कि आपका यूज से पहले ही आपका कुछ हाइड्रेट हो गया, तो वो आपका कहलाता है प्री हाइड्रेशन। तो प्री हाइड्रेशन से क्या होता है कि आपका पहले से कुछ हाइड्रेट हो गया, तो क्या होगा, जब आप स्ट्रक्चर में लगेगा तो ग्रेन्यूल्स टाइप के बन जाते हैं। तो फिर वो अब पहले से अपनी स्ट्रेंथ वो खो चुका है, दे चुका है स्ट्रेंथ अपनी, अब वो जब कहीं स्ट्रक्चर में यूज होगा तो वो अपनी स्ट्रेंथ उतनी नहीं दे पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ डिटोरिएट हो रहा है इसका मतलब। तो ये स्ट्रेंथ डिटोरिएशन भी एक रीजन है कि प्री हाइड्रेशन इंक्रीज होता है तो आपका स्ट्रेंथ आपका डिटोरिएट होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ग्राइंडिंग से इतना चीज़ें होती हैं। अब यदि ओवर ग्राइंडिंग कर दोगे तो यदि आपने बहुत ज़्यादा ओवर ग्राइंड कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, तो उससे फिर रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है और रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट भी कम हो जाता है, बहुत ही छोटे कर दिए तो। ठीक है, और अब इसके फाइनेस्ट के लिए 2 टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट हैं। एक तो आउटडेटेड है आपका सीव टेस्ट वाला है, जो है आउटडेटेड है, और जो आपका इस समय जो यूज होता है वो होता है ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो सीव टेस्ट में क्या होता है फिर भी देख लेते हैं, सीव टेस्ट में क्या होता था। सीव टेस्ट में क्या होता है कि 100 ग्राम सैंपल लेते हैं, 100 ग्राम सैंपल लेते हैं और फिर हम उसको सीव करते हैं। सीव आपकी लगती है 90 माइक्रोन की, क्योंकि जो हम साइज़ मानते हैं, मीन साइज़ जो मानते हैं हम सीमेंट का, वो मान के चलते हैं कि मीन साइज़ सीमेंट का 90 माइक्रोन के आसपास होता है। तो हम 90 माइक्रोन की सीव लेते हैं और 90 माइक्रोन सीव पे हम 100 ग्राम सैंपल डालते हैं और उसको 15 मिनट के लिए सीव करते हैं। 15 मिनट के लिए सीव करते हैं तो हम देखते हैं कि रेजिड्यू कितना मिला नीचे, मतलब नीचे कितना गया। तो रेजिड्यू आपका होना चाहिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन, नीचे रेजिड्यू मतलब ऊपर कितना बचा है, नीचे तो सीव हो जाएगा, ऊपर मतलब कितना बचा। तो रेजिड्यू आपका जो होना चाहिए, तो रेजिड्यू आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए। ठीक है, तो रेजिड्यू आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए, और 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पीपीसी और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आरएचसी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये दोनों पूछा जाता है, रेजिड्यू वाला पूछा जाता है कि आपका रेजिड्यू आपका ओपीसी में 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पीपीसी और आरएचसी में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये बता रहा है, रेजिड्यू बता रहा है सिर्फ, इसका मतलब ये सिर्फ ये बता रहा है कि आपका ओवर मतलब कि ग्राइंडिंग आपका सही हुआ कि नहीं, क्योंकि अंडर ग्राइंडिंग होगा तो आपका रेजिड्यू ज़्यादा आएगा, यही बता रहा है ना सिर्फ।
और यदि ओवर ग्राइंड हो जाता, ये ओवर ग्राइंड हो जाता तो इसको बता पाता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाता। तो ये सिर्फ अंडर ग्राइंडिंग के बारे में बता रहा है, इसीलिए ये अभी आउटडेटेड हो गया। अब दूसरा टेस्ट आपका है ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, हम कि सीमेंट के सैंपल को, सीमेंट के आपको स्पेसिमेन को हम उससे एयर पास करते हैं। एयर पास करते हैं तो एयर पे पहले हेड आपका H1 होता है, और जब उसकी वजह से फिर क्या होगा, एयर पास करेगा तो अपना इसकी वजह से कोई रेसिस्टेंस आएगा, सॉइल आपके सीमेंट पार्टिकल रेसिस्टेंस लगाएंगे ना उसके सरफेस पे। तो जितना ज़्यादा छोटे सीमेंट पार्टिकल होंगे उतने ज़्यादा क्या सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस लगेगा, तो उतना ज़्यादा हेड कम होगा। तो होता क्या कि एक तरफ जब आपने एयर पास किया हेड H1 था, दूसरी तरफ तक पहुँचते हुए हेड H2 हो गया। तो हम वही देखते हैं कि H1 - H2 जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया। मतलब जो हेड लॉस हो रहा है, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हेड लॉस होगा। H1 - H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के, एग्जैक्टली तो डी स्क्वायर के होता है, लेकिन मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। मतलब जितना छोटा पार्टिकल उतना ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया, उतना ज़्यादा हेड लॉस। और जो आपका OPC होता है, OPC के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो आपका गाइडलाइन है कि आपका OPC के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया इतना मतलब 250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। फॉर OPC स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनेस्ट टेस्ट। अब दूसरा हम चलते हैं आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट पे। ठीक है, दूसरा चलते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट पे। तो कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी होता है रिलेटिव ईज विथ विच, मतलब कितना रिलेटिव ईज से हम क्या करते हैं उसको सीमेंट को डिफॉर्म कर सकते हैं या सीमेंट पर वर्क कर सकते हैं, ये आपका होता है कंसिस्टेंसी। या कितना फर्म है या कितना हार्ड है, डिग्री ऑफ फर्मनेस, ये सब तो भी बताता है कंसिस्टेंसी। तो वही कंसिस्टेंसी होता है। अब कंसिस्टेंसी टेस्ट में करते क्या है, कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम करते हैं कि हम वो वाटर कंटेंट निकालते हैं कि कितना वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड है कि उससे आपका बन जाए, कि उससे आपका एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बन जाए। ठीक है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बन जाए, यही हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। अब एक एपरेटस यूज होता है इसके लिए, बिकेट एपरेटस। अब बिकेट एपरेटस जो यूज होता है ये कंसिस्टेंसी टेस्ट भी करता है, तो और साथ साथ इसके साथ बिकेट एपरेटस से कंसिस्टेंसी टेस्ट भी कर सकते हो आप, इनिशियल सेटिंग टाइम का भी टेस्ट कर सकते हो और फाइनल सेटिंग टाइम का भी टेस्ट कर सकते हो। अब कंसिस्टेंसी टेस्ट में क्या होता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट में आपका प्लंजर यूज होता है। एपरेटस आपका सेम होता है, बस जो आपका जो पेनिट्रेट कर रहा होता है वही पेनिट्रेशन वाला जो होता है वही आपको बदलते हैं। प्लंजर लगा देंगे तो आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट हो जाएगा, नीडल लगा देंगे इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट हो जाएगा, और एनुलर रिंग विद कॉलर लगा देंगे तो फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिकेट एपरेटस में क्या होगा, पहले हम कंसिस्टेंसी टेस्ट में लगाते हैं प्लंजर। प्लंजर होता है आपका 10 mm डाया प्लंजर होता है, 10 mm डाया प्लंजर होता है, ये सब याद रखना। डाया और क्या होता है पूछता है डायरेक्ट, तो 10 mm डाया प्लंजर होता है, 10 mm डाया प्लंजर। ठीक है, 10 mm डाया प्लंजर होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। और पेनिट्रेशन आपको पेनिट्रेट करते हैं, आप स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए आपको पेनिट्रेट करना चाहिए कम से कम 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप, 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप, इतना पेनिट्रेट करना चाहिए। वो मोल्ड का जो हाइट होता है वो होता है 40 mm, यानी कि नीचे से 5 से 7 या ऊपर से 33 से 35, इतना पेनिट्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो करते क्या है कि हम पहले कुछ वाटर कंटेंट में आके करते हैं, उसके बाद यदि में उतना पेनिट्रेट नहीं कर रहा फिर वाटर बढ़ाते हैं, और एक पे आ जाता है कि भाई इतने पे ये वाला आ गया है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, वो वाटर कंटेंट हम नोट कर लेते हैं। अब इनिशियल दूसरा सेट, अब इसके साथ दूसरा टेस्ट होगा। अब ये टेस्ट परफॉर्म किस पे होता है, किस टेम्परेचर पे, ये टेस्ट परफॉर्म होता है 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म होता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब 90% पे। ठीक है, और दूसरा आपका है इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट। अब ये सेटिंग टाइम टेस्ट जो होते हैं ये चेक करने के लिए होते हैं, प्री हाइड्रेशन को चेक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी सेट हो जा रहा है, आपका जल्दी सेट हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, प्री हाइड्रेशन उसका हो चुका है। ठीक है, तो यही इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट होता है, तो ये प्री हाइड्रेशन को चेक करने के लिए होता है। तो अब इनिशियल सेटिंग टाइम में आपका होता है एपरेटस, तो सेम बिकेट एपरेटस यूज हो रहा है, बस इसमें क्या हो जा रहा है, प्लंजर की जगह लग जा रहा है 1 mm स्क्वायर नीडल लग जा रहा है, 1 mm स्क्वायर नीडल। इनिशियल सेटिंग टाइम है, इसमें पतला सा नीडल लगेगा, 1 mm स्क्वायर नीडल। ठीक है, 1 mm स्क्वायर नीडल लगता है। पेनिट्रेशन इसमें भी सेम है, 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप होना चाहिए, तो आपका उस टाइम पे आपका दे देगा इनिशियल सेटिंग टाइम। और इनिशियल सेटिंग टाइम आपका डिनोट क्या करता है, ये डिनोट करता है कि सॉइल जब आपका प्लास्टिसिटी लूज करना है, जैसे आपने सॉइल में बार बार, क्योंकि अभी सॉइल ख़त्म हुआ है इसलिए आपका सॉइल ही बार बार आ रहा है दिमाग में। ठीक है,
तो होता क्या है कि जब सीमेंट आपका प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है कि उसको आप, प्लास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी थी कि उससे आपका थ्रेड वगैरह मतलब सही से मोल्ड हो पा रहा है, आप किसी शेप में ढाल सक रहे हैं, यही तो आपका प्लास्टिसिटी होता है। तो वो प्लास्टिसिटी जब लूज करना स्टार्ट कर देता है, जब आपका लूज करना स्टार्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, उस टाइम को जितने टाइम में लूज करना स्टार्ट करता है। तो अब ये करेंगे हम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, क्या होता क्या है, 500 ग्राम को हम लेंगे, 500 ग्राम सीमेंट लेंगे, 500 ग्राम सीमेंट लेंगे और उसको गेज करेंगे, मतलब उसमें वाटर हम मिलाएंगे 0.85 पी आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, मतलब वो वाटर कंटेंट है जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पे मिली थी, वो है पी। तो यानी 0.85 पी वाटर मिलाएंगे 500 ग्राम सैंपल पे, और उसके बाद हम उसमें बिकेट ऑपरेटर्स पे रखेंगे और 1 mm स्क्वायर नीडल जो आपका वो यूज करेंगे और देखेंगे 33 से 35 mm पेनिट्रेशन हो जाए। तो वो उस समय जो टाइम मिलेगा वो आपका होगा इनिशियल सेटिंग टाइम। और ओपीसी के लिए जो आपका होना चाहिए, ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम लगभग होना चाहिए 30 मिनट के आसपास, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है लगभग वो अप्रॉक्सीमेटली है 30 मिनट है ओपीसी के लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। फाइनल सेटिंग टाइम में भी सेम यही चीज़ यूज होगा, उसमें भी सीमेंट को गेज करेंगे 500 ग्राम सीमेंट को 0.85 पी से, और वहाँ भी क्या करेंगे, वहाँ लेकिन यूज होता है आपका नीडल की जगह आपका 5 mm डाया एनुलर रिंग रहेगा 5 mm डाया का विद कॉलर। ठीक है, एनुलर रिंग रहेगा विद कॉलर 5 mm डाया का रहता है। अब ये होता कैसे है, अब इसमें करते क्या है कि अब इसको जब हम उसमें छोड़ेंगे, ठीक है, जब हम उसको सरफेस पे ले जाके छोड़ेंगे तो इसमें होना चाहिए कि रिंग आपका इम्प्रेशन बनाए, रिंग आपका इम्प्रेशन बनाए लेकिन कॉलर इम्प्रेशन ना बनाए। ठीक है, उसके सरफेस पे रिंग इम्प्रेशन बना रहा हो और कॉलम का इम्प्रेशन ना पड़ रहा हो, इम्प्रेशन मतलब छाप। ठीक है, तो रिंग इम्प्रेशन बना रहा हो लेकिन कॉलर ना बना रहा हो, वो टाइम आपका जो हो जाएगा फाइनल सेटिंग टाइम। और ये आपका ओपीसी के लिए होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटा होता है। ठीक है, ओपीसी के लिए अप्रॉक्सीमेटली होता है 10 घंटा। ये आपका हो गया कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गया और सेटिंग टाइम टेस्ट हो गया। अब आपका चौथा टेस्ट आपका होता है स्ट्रेंथ टेस्ट का। स्ट्रेंथ में आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों टेस्ट होगा। तो स्ट्रेंथ टेस्ट में आपका होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम बनाते हैं पहले क्यूब। तो क्यूब बनाते हैं, सीमेंट क्यूब क्या होता है, इसमें सीमेंट का जो क्यूब होता है उसमें सीमेंट वर्सेस सीमेंट और सैंड 1:3 के रेशियो में लेते हैं। सैंड इसमें यूज होगा इनोर सैंड, एक स्टैंडर्ड सैंड है, इनोर सैंड वही यूज होता है। ठीक है, तो सीमेंट और सैंड को 1:3 में हम सीमेंट और सैंड को 1:3 में यूज करते हैं और 70.6 mm का क्यूब बनाते हैं, या 7.60 सेंटीमीटर बोल लो या 70.6 mm का क्यूब। ठीक है, मतलब ये होता क्या है, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये ऊपर टॉप पे बना देता है। ठीक है, जो इसका टॉप का एरिया आता है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो यही होता है। तो सीमेंट रेशियो सैंड 1:3 हो जाएगा, 70.6 mm का क्यूब होता है। वाटर इसमें जो ऐड होता है वो होता है P/4 + 3%। वाटर आपका सबका ऐड करना कि कितना वाटर कंटेंट यूज हो रहा था सबका याद रखना। तो वाटर इसमें यूज होता है P/4 + 3%, वाटर होता है P/4 + 3%। इनोर सैंड आपका यूज हो रहा था 555 ग्राम, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं था। वाटर P/4 + 3%। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसको हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रखेंगे। 35 mm² पर मिनट के हिसाब से लोडिंग कर रहे होंगे, 35 Nm² पर मिनट के हिसाब से लोडिंग कर रहे होंगे। और जब तुम्हारा आपका ये क्या होगा, फेल होगा, उस समय हम देखेंगे कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। और फिर 3 सैंपल हम लेंगे, 3 सैंपल लेंगे, 3 दिन पे टेस्ट करेंगे, 7 दिन पे टेस्ट करेंगे, 28 डे पे टेस्ट करेंगे। हर स्टेज पे 3-3, मतलब हर स्टेज पे 3-3 सैंपल आपका रहेगा, 3-3 क्यूब। तो 3 डे पे आपका स्ट्रेंथ जो होती है, 3 डे पे स्ट्रेंथ लगभग आधी स्ट्रेंथ आ जाती है। FCK आपका करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। तो 3 दिन पे आपकी इसकी 0.5 मतलब कि 0.5 FCK यानी 50% स्ट्रेंथ आ जाती है। 7 डे पे आपकी 67% स्ट्रेंथ आ जाती है, यानी कि 2/3 स्ट्रेंथ आ जाती है। और 28 डे पे पूरी FCK स्ट्रेंथ आ जाती है। और अब स्ट्रेंथ आ जाने का मतलब वहीं रुक नहीं जाता है, उसके बाद भी कुछ होता है, लेकिन हम मानते हैं कि 28 डे पे लगभग इसका पूरा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आ जाता है, उसी को हम करेक्टरिस्टिक मान लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में हम क्या होते हैं, ब्रिक्वेट बनाते हैं। आपका 12 नंबर ऑफ ब्रिक्वेट हम बनाते हैं। तो आप करेंगे क्या, इसमें हम वाटर जो मिलाएंगे, इंपॉर्टेंट यही है वाटर, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वाटर इसमें जो मिलाते हैं वो होता है P/5 + 2.5%। वाटर आपका P/5 + 2.5% मिलाते हैं, 12 नंबर ऑफ ब्रिक्वेट होता है। इसको टेंसाइल टेस्ट करेंगे, टेंसाइल टेस्ट करेंगे, और टेंसाइल टेस्ट में आपका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आता है वो होता है अल्टीमेट लोड अपॉन 25.4 इंटू 25.4 mm²। ठीक है, ये हो गया, मतलब 1 इंच का रहता है, 1 इंच
मतलब क्या कहते हैं 1 इंच गुणे 1 इंच का स्क्वायर वो रहता है एरिया। आपका पांचवा टेस्ट आपका जो है, पांचवा टेस्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस के बारे में हमने पढ़ा था कि अनसाउंडनेस क्या होता है। तो अनसाउंडनेस आपका हो रहा था लाइम की वजह से हो रहा था, लाइम की वजह से, मैग्नीशिया की वजह से और सल्फ़र की वजह से। तो लाइम का अनसाउंडनेस चेक करने के लिए आपका अलग मेथड है, मैग्नीशिया के लिए अलग है और सल्फ़र के लिए कोई मेथड नहीं है। तो अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम क्या है, अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम हम चेक कर सकते हैं भाई ली चैटलियर्स टेस्ट से, ठीक है। तो आपका ली चैटलियर्स ऑपरेटर्स आपका दिख रहा होगा कि आपका ऐसे रहता है, ब्रास का रहता है, ठीक है। ये आपका ब्रास का बना रहता है और इसमें क्या कहते हैं 2 डंडियाँ लगी रहती हैं और ऊपर ये ग्लास प्लेट्स रहते हैं, ठीक है। 165 mm का ये रहता है तुम्हारा, जो डंडियाँ लगी रहती हैं, आर्म्स रहते हैं इसके। और ये फिर आपको 30 mm का ये रहता है आपका छोटा सा, ठीक है, सिलेंड्रिकल ये रहता है। और इसमें फिर आपका सीमेंट, हम आपका 100 ग्राम सीमेंट भरते हैं और 100 ग्राम सीमेंट भरते हैं और वो तुम्हारा उसमें वाटर कंटेंट जो ऐड करते हैं वो ऐड होता है 0.78p, वाटर कंटेंट 0.78p। इमर्स करते हैं इसको हम। अब इसको हम पहले इमर्स करते हैं 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए हम वाटर में इमर्स करते हैं, 24 घंटे को वाटर में इमर्स करते हैं और वाटर का टेम्परेचर रखते हैं 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर यानी 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको वाटर में इमर्स करते हैं 24 घंटे के लिए। और उस समय हम देखते हैं कि दोनों जो ये डंडी निकली हुई हैं, 2 डंडी, इन दोनों डंडियों के बीच में दूरी कितनी है, तो वो हम देख लेते हैं। वो दूरी मान लो एक्स है, इसमें एक्स आई तो एक्स नोट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, 24 घंटे के बाद हम उसको क्या कहते हैं, उस सैंपल को हम इमर्स करेंगे वाटर में। लेकिन इस समय टेम्परेचर जो होगा बॉइलिंग होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी कि लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग वाटर में हम इसको इमर्स करते हैं 3 घंटे के लिए। उस समय फिर आपको हम इन दोनों डंडियों के बीच में दूरी देखेंगे, वो होगी दूरी, इस समय हम फिर नोट करेंगे वाई। और ये वाई माइनस एक्स आपका जो OPC के लिए 10 mm से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। फॉर OPC वाई माइनस एक्स शुड नॉट बी लेस देन 10 mm, ठीक है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm, लेस देन बोल दिया। फॉर OPC वाई माइनस एक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm, यानी कि 10 mm से ज़्यादा एक्सपेंसन नहीं होना चाहिए। तो उसी एक्सपेंसन को ये चेक कर रहा है, ठीक है, कि एक्सेसिव एक्सपेंसन ना हो। तो फॉर OPC वाई माइनस एक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm। अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया, अब मैग्नीशिया यानी MgO का जो अनसाउंडनेस होता है वो उसके टेस्ट करने के लिए है ऑटोक्लेव टेस्ट। तो ऑटोक्लेव टेस्ट क्या है, थोड़ा वर्सेटाइल टेस्ट है, ये वर्सेटाइल टेस्ट है। तो ये आपका अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम और मैग्नीशिया दोनों ही टेस्ट कर सकता है यदि आपका टेस्ट करना चाहो तो। लेकिन ली चैटलियर वाला था वो सिर्फ लाइम वाला ही टेस्ट कर पाएगा। लेकिन मैग्नीशिया के लिए आपका ऑटोक्लेव है, तो ऑटोक्लेव आपका लाइम वाला भी चेक कर सकता है। तो आपके पास ऑटोक्लेव है तो आप दोनों चेक कर सकते हैं। और अनसाउंडनेस ड्यू टू सल्फ़र होता है, सल्फ़र की वजह से जो अनसाउंडनेस होता है उसको कोई भी मेथड, चाहे ली चैटलियर चाहे ऑटोक्लेव, दोनों ही नहीं टेस्ट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, सबसे इसको टेस्ट भी नहीं कर सकता कोई। और कितना होता था, 1 से 3% होता था ना सल्फ़र, ठीक है। और ये कितना होता है अब इसमें, मैग्नीशिया वाले में क्या होता है, 25 × 25 × 250 mm का मोल्ड बनाते हैं लीन सीमेंट का और उसको प्लेस करते हैं ऑटोक्लेव में। और अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि OPC के लिए जो आपका है, जो इंक्रीज इन साइज ऑफ एनी साइड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%। फॉर OPC इंक्रीज इन साइज ऑफ एनी साइड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%, ये होता है। तो आपके यहाँ से पूरी सीमेंट के टेस्ट खत्म हो गए। साउंडनेस टेस्ट हो गया आपका, स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, सेटिंग टाइम टेस्ट हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया और फाइनेस टेस्ट हो गया। और आपके सारे के सारे इंग्रेडिएंट बता दिए, बॉक्स कंपाउंड बता दिए, कितना वाटर यूज होता है ये बता दिए, ठीक है। अब एक बार हम इंग्रेडिएंट को एक बार दोबारा फटाफट बोल देते हैं। लाइम 62 से 67% स्ट्रेंथ और हार्डनेस देता है, और सिलिका 17 से 25% स्ट्रेंथ देता है, एल्युमिना 3 से 8% क्विक सेटिंग देता है, कैल्शियम सल्फेट 3 से 4% आपका फ्लैश सेटिंग को रोकता है या इनिशिएशन टाइम को बढ़ाता है, आयरन ऑक्साइड आपका 3 से 4% रेडिश ब्राउन शेड, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 से 3% एलोइस शेड, सल्फर 1 से 3% आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसाउंडनेस, एल्कली 0.2 to 1% एफ्लोरेसेंस एंड स्टेनिंग। बॉक्स कंपाउंड सबसे अच्छा सीमेंटियस प्रॉपर्टी, C2S आपका प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, C3S आपका 45 से 65%, C2S आपका 15 से 35%, C3 आपका 4 से 14%, C4 आपका 10 से 18%, C4 पूरेस्ट है आपका, C3 आपका मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन दे रहा था। स्ट्रेंथ सबसे अच्छा C3S का है और मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका C3A का है, ठीक है। और 23% वाटर बाई वेट आपका रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, 15% जेल वाटर के रूप में चला जाता है, टोटल आपका 38% रिक्वायर्ड होता है। और 38 से कम या 38 से ज़्यादा दोनों में ही स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। आपका इसका बल्क डेंसिटी होता है सीमेंट का 1500 kg पर मीटर क्यूब, और सॉलिड का डेंसिटी होता है सीमेंट सॉलिड का होता है 3150 kg पर मीटर क्यूब। एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है 35 लीटर। 33, 43 और 45
33, 43 और 53, ये तीनों ग्रेड आपके अवेलेबल हैं ओपीसी के। टेस्टिंग में आपका फाइनेंस था, फाइनेंस में सीव और ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट था। सीव आउटडेटेड हो चुका, ब्लेन वाला यूज होता है। आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। उसके कंसिस्टेंसी टेस्ट था, कंसिस्टेंसी टेस्ट में आपका यूज होता है 10 mm डाया प्लंजर यूज होता है, और इनिशियल सेटिंग टाइम में आपका होता है 1 mm स्क्वायर निडल यूज होता है। फाइनल सेटिंग टाइम में आपको होता है 5 mm आपका डाया 5 mm डाया एनुअल रिंग विद कॉलर यूज होता है। और ये चीज़ हो गई। और इनिशियल सेटिंग टाइम आपके 30 मिनट होनी चाहिए, फाइनल सेटिंग टाइम आपकी 10 घंटा होना चाहिए ओपीसी के लिए। स्ट्रेंथ टेस्ट में आपका सीमेंट रेशियो सैंड होता है 1 से 3% होता है, 70.6 mm का क्यूब होता है। वाटर होता है आपका P/4 + 3%। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में आपका वाटर होता है P/5 + 2.5%। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम में आपको वाटर था 0.85 P था। साउंडनेस टेस्ट में आपका वाटर जो आपका है लीच एटलियट्स वाले में 0.78 P है। लीच एटलियट से लाइम वाला टेस्ट कर रहे हैं, ऑटोक्लेव से आपका कर रहे हैं मैग्नीशिया का टेस्ट कर रहे हैं। और ठीक है, और साउंडनेस में Y-6 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm, ये होता है ओपीसी के लिए। और ऑटोक्लेव वाले में है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%, ठीक है। और लाइम सीमेंट मोटार या उसको गेज्ड मोटार या तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको कंपोजिट मोटार, इसमें क्या होता है लाइम सीमेंट और मोटार होता है। मतलब ये जो आपका ऐसे दिया है कि लाइम सीमेंट मोटार आपका 116 आपका है, 116 है तो पहला आपका सीमेंट है, दूसरा लाइम है, तीसरा सैंड है, ये डिनोट करता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से सारा का सारा खत्म हो गया। कल आपको ये टाइप्स ऑफ जो स्पेशल टाइप का सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, IRC T40 सीमेंट, और सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट, सुपर सल्फेटेड, पोर्टलैंड स्लैग, पोर्टलैंड पोजोलोना और पोजोलोनिक मटेरियल, ये सारे बहुत सारे हो गए ना 10। तो हम इसको कल करवा देंगे और कल लाइम भी हो जाएगा, ठीक है। तो कल आपका टाइप्स ऑफ सीमेंट और लाइम कल हो जाएगा। आज आपने पढ़ लिया सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स और सीमेंट के डिफरेंट टेस्ट। तो आज के साथ हम यहीं पे विदा लेते हैं, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे हम एक BMC के नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कीजिए, और इस चैनल को फैलाइए, आप सब्सक्राइब करवाइए सबसे, अपने यार दोस्तों से सबसे कहिए भैया पढ़ते रहें, एग्ज़ाम तो होना ही होना है, ठीक है। धन्यवाद।